हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस ठंड में भी अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, लगे रहे, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। फ्रेंड्स, आप वक्त और हालात को बदलने की ताकत रखते हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन, बी हॉकी, सी टेबल टेनिस, डी गोल्फ। तो ये जो सुल्तान अजलान शाह कप है, ये मलेशिया के एक राजा हैं या सुल्तान है अजलान शाह, उनके नाम पर है और ये हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है हॉकी की और इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में, 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी पाकिस्तान। तो सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां जो शतक था एशिया कप 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था और भारत ये जो मैच था इसको 5 विकेट से हार गया। अगला क्वेश्चन, एक वर्ड है एग्रीकल्चर शॉर्ट, किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, पोलो। तो ये वर्ड एग्रीकल्चर शॉर्ट थोड़ा अजीब है लेकिन जुड़ा हुआ है क्रिकेट से। एग्रीकल्चर का क्रिकेट से क्या संबंध है नहीं पता, लेकिन ये जुड़ा हुआ है क्रिकेट से, एग्रीकल्चर शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब तो जरूर करें जिससे आपकी आपकी ये प्यारी वीडियो या आपका यह प्यारा चैनल जो है खो ना जाए, क्योंकि यूट्यूब की भीड़ में चैनल खो जाते हैं। द वर्ल्ड बेनेथ हिज फीट किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद, बी नवाब पटौदी, सी राहुल द्रविड़, डी सचिन तेंदुलकर। तो ये जो किताब है ये जीवनी है पुलेला गोपी चंद जी की और ये स्टार बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और एक एकेडमी भी चलाते हैं जिसका नाम है गोपी चंद एकेडमी। अगला प्रश्न, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? कनाडा, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी स्कॉटलैंड। तो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड में होने वाला है और स्कॉटलैंड का जो जगह है उसका नाम है ग्लासगो। ग्लासगो, और या इसके 4 वेन्यूज पर ये खेल होने वाले हैं 26 में जुलाई में होने वाले हैं। 23 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक ये खत्म होने वाले हैं। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होने वाला है स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? ए मेजर ध्यानचंद, बी के डी जाधव, सी मिल्खा सिंह, डी हरीश चंद्र ब्रिजदार। तो स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला पदक जीतने ओलंपिक पदक के डी जाधव जी ने जीता और ये इन्होंने 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में जीता था। ये पदक रेसलिंग में जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? आपने देखा होगा गोले बने हुए हैं 6 ओलंपिक चिन्ह का। खेलने की ललक, बी चैलेंज, सी निरंतरता, डी अखंडता। तो ये जो चिन्ह है 6 सर्कल्स बने हुए हैं, इन सर्कल्स का अर्थ है निरंतरता या लगातार प्रगति कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ए बैडमिंटन, बी बॉलिंग, सी गोल्फ, डी टेबल टेनिस। इनमें से कौन से खेल सिंगापुर ओपन में होते हैं? तो इनमें से 1, 2 और 3, 4 ये चारों जो हैं ये सिंगापुर ओपन में टेनिस, सभी टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बॉलिंग और इसके बाद गोल्फ, ये सभी खेल जो हैं सिंगापुर ओपन में होते हैं। ये बॉलिंग, गोल्फ और टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है
तो ये जो डेविस कप है ये पुरुषों का टूर्नामेंट है। महिलाओं का डेविस कप की तरह कौन सा है? हाउफमैन, फेड कप, बीएमडब्ल्यू टूर्नामेंट और डी है मिलरोज ओपन। तो महिलाओं का जो टूर्नामेंट है इसका नाम है फेड कप। फेड कप अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है जो कि महिलाओं के लिए किया जाता है। और पुरुषों का जो टूर्नामेंट है वो है डेविस कप। अगला, वॉली, स्मैश, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? अलग अलग खेलों में कुछ शब्द का यूज किया जाता है, तो ये जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है लॉन टेनिस से। वॉली, स्मैश, सर्विस, लॉन टेनिस। आगे जो क्वेश्चंस है ये है हिस्ट्री से। चलिए, 1897 में परोपकार और सामाजिक कार्य जारी रखने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बी है ब्लावाटस्की व ऑलकोट। तो परोपकार और सामाजिक कार्य को जारी रखने के लिए शुरू किया स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और स्वामी विवेकानंद जो थे ये रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य भी थे। इस मिशन की स्थापना का उद्देश्य जो था वो सामाजिक कार्य और आध्यात्म को बढ़ावा देना था। रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में है। और 1989 में भारत सरकार द्वारा रामकृष्ण मिशन को प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार का नाम है गांधी शांति पुरस्कार। इस मिशन को दिया गया है, मिशन का नाम है रामकृष्ण मिशन। अच्छे से आप याद कर लें। भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? ए राजा राममोहन राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी दादा भाई नौरोजी। तो भारत में राष्ट्रवाद का पिता राजा राममोहन राय को माना जाता है, जिनका जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 को, और जन्म हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी में। ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता ये कौन थे। तो समाज सुधारक, समाज में विद्यमान कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इन्होंने काम किया, और स्पेशली सती प्रथा को समाप्त करने में इनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वॉल्व का कार्य सिद्धांत किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सी है विपिन चंद्र पाल, डी एम.एन. रॉय। तो ये जो वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया, ये दिया लाला लाजपत राय जी ने। 1916 में यंग इंडिया नाम की एक पत्रिका में इस सिद्धांत का इन्होंने उपयोग किया, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। इसे लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज करार दिया, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक किसने लिखी? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, बिपिन चंद्र पाल, बी अरविंद घोष, नहीं होना चाहिए, अरविंद घोष, डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक, डी है अश्वनी कुमार। तो ये जो पुस्तक है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये पुस्तक अरविंद घोष की है, इनके द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक 1893 में प्रकाशित हुई थी। 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए किसने घोषणा की? लियाकत अली खान, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर अंबेडकर, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने की घोषणा जो की वो की मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। यह विद्रोह सरदार पटेल की मध्यस्थता के बाद समाप्त हो गया। उन्होंने एम.एस. खान के साथ बैठक करके इसकी घोषणा की। इसी प्रकार की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने कलकत्ता में की थी। कांग्रेस मुस्लिम लीग के आश्वासन के बाद विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया, परंतु फिर भी कई विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट मार्शल किया गया और बर्खास्त भी कर दिया गया। 18 से लेकर 23 फरवरी के बीच घटी
इस घटना में भारतीय नौसेना के जवानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हड़ताल की थी। नीचे दिए गए विकल्पों का अवलोकन कीजिए। नील, अफीम, कपास, इनमें से किस फसल को उगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों पर दबाव डाला जाता था? तो नील को उगाने के लिए भारतीय किसानों पर दबाव डाला जाता था। और ये जो नील थी, नील और अफीम दोनों था, लेकिन दोनों फसलें आर्थिक रूप से अंग्रेजों के लिए बहुत लाभदायक थी। इससे ब्रिटिश सरकार का खजाना भरता चला गया और अंग्रेजों की ये जो दमनकारी नीतियां थी, इनके फलस्वरूप समय समय पर देश के कई हिस्सों में किसानों ने बहुत सारे आंदोलन भी किए। 1917 में इसी आंदोलन का एक पार्ट था 17 में चंपारण सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाने के लिए उनका साथ दिया था या सत्याग्रह किया था। एल नीनो वर्ष के कारण भारत में छप्पनिया कल कब पड़ा? फ्रेंड्स, ये कल नहीं है, अकाल होना चाहिए यहाँ पर। छप्पनिया कल नहीं, अकाल कब पड़ा? तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है और जिसके कारण कई बार भारत में मानसून पड़ा है। तो किस वर्ष में पड़ा एल नीनो के कारण भारत में जो अकाल पड़ा, बहुत ही बृहद अकाल, ये पड़ा था 1896 से लेकर के और 1899, 1896, 1899, 1996 और 1999 में एल नीनो के कारण भारत में एक जबरदस्त सूखा या अकाल पड़ चुका था। 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज ने पहली कमर्शियल उड़ान भरी। यह उड़ान किन दो स्थानों के बीच भरी गई? कौन से दो स्थान थे? तो ये कमर्शियल जो उड़ान थी पहली, इलाहाबाद से नैनी की थी। भारत में पहली कमर्शियल उड़ान इलाहाबाद से नैनी तक भरी गई। यह उड़ान मात्र 9.7 किलोमीटर की दूरी तक थी। यह उड़ान हेनरी पेके नामक फ्रांसीसी पायलट द्वारा भरी गई थी। इस उड़ान को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मात्र 13 मिनट लगे थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई थी? ए, अंडमान के पूर्व राजनीतिक बंदी, बी, स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रित, बी है गोवा लिबरेशन आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी, सी, हैदराबाद के निजाम को भारत में शामिल करने के लिए संघर्ष करने वाले सैनिकों के लिए, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये जो आंसर है इसका उपरोक्त सभी होगा। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना की शुरुआत भारत की आजादी की रजत जयंती के अवसर पर 15 अगस्त 1972 को लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 के रॉयल भारतीय नौसेना के विद्रोह से पहले नेवल सेंट्रल स्ट्राइक का अध्यक्ष किसे चुना गया था? एम एस खान, बी, जनरल शाह नवाज खान, सी, कर्नल प्रेम सहगल, डी, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो। तो रॉयल भारतीय नौसेना के विद्रोह से पहले नेवल सेंट्रल स्ट्राइक का जो अध्यक्ष चुना गया था, उनका नाम था एम एस खान। 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ इस विद्रोह का कारण क्या था? तो नौसेना के सैनिकों के लिए भोजन और रहन सहन की उचित व्यवस्था का अभाव था, इस कारण से ये विद्रोह शुरू हुआ था। अब क्वेश्चंस जो हैं ये भूगोल से रिलेटेड है। ज्योग्राफी, 90 पूर्व चोटी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, बी, अटलांटिक महासागर, सी, हिंद महासागर, डी, आर्कटिक महासागर। का सही आंसर है हिंद महासागर। 90 पूर्व चोटी टीला हिंद महासागर में 5,500 किलोमीटर लंबा टीला है, हिंद महासागर में है।
निम्नलिखित में से क्या WTO से संबंधित नहीं है? ए मल्टी फाइबर करार, बी व्यापार और सेवा पर साधारण करार, सी निवेश पर बहुपक्षीय करार, डी कृषि पर करार। तो ये जो प्रॉमिस है, करार या प्रॉमिस है, ट्रीटी है, ये केवल निवेश पर बहुपक्षीय करार पर नहीं है। WTO से संबंधित कार्य जो है निम्नलिखित है, मल्टी फाइबर करार, साधारण करार, कृषि पर करार, ये सभी है, लेकिन निवेश संबंधी करार नहीं है। इन्वेस्टमेंट। इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को लदांग कृषि कहा जाता है? लदांग कृषि, वृक्षारोपण, झूम कृषि, बागवानी, डी है मिश्रित खेती। तो झूम खेती को यहाँ पर इंडोनेशिया में लदांग कृषि के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर वृक्ष को काट दिया जाता है, उनको उनकी जड़ें वहां छोड़ दी जाती है, और शुष्क ऋतु में संपूर्ण वनस्पति को जला करके इसमें जो पारंपरिक औजार है, लकड़ी के औजारों का उपयोग करके खेती किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित नहीं है? ओपेनिने पर्वत श्रृंखला, बी पायरनीज पर्वत श्रृंखला, सी सिएरा नेवादा पर्वत श्रृंखला, डी एल्पस पर्वत श्रृंखला। तो ये जो सिएरा नेवादा है, ये यूरोप में स्थित नहीं है, पर्वत श्रृंखला यूरोप में नहीं है, ये अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो कुल लंबाई है वो 640 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 110 किलोमीटर है। मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने के लिए, गृह नहीं ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने के लिए मेवेन नामक अभियान किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? ए इसरो, बी चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एडमिनिस्ट्रेशन, सी नासा, डी फेडरल रूसी अंतरिक्ष एजेंसी। फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो आप स्वयं भी प्रयास करते रहें। कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर बताएं मुझे। तो इसका सही आंसर है नासा। अमेरिका की ये जो एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मेवेन नाम का एक अभियान तैयार किया है। 18 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के सीमा काले सागर से नहीं लगती? किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती? ए जॉर्जिया, बी बुल्गारिया, सी बेलारूस, डी तुर्की। तो बेलारूस की जो सीमा है ये काले सागर से नहीं लगती है। ब्लैक सी एशिया महाद्वीप और तुर्की के बीच स्थित है, और इसके साथ ही साथ बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया की सीमा ब्लैक सागर या काले सागर से लगती है, ब्लैक सी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल नहीं है? ए नारियल, बी रबर, सी आयल पॉम या पॉम आयल, डी केला। तो ये जो केला है ये भूमध्य रेखीय फसल नहीं है। भूमध्य रेखीय फसल जो है वो रबड़ है, मिर्च है, नारियल, कोको इत्यादि यही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रशांत महासागर में स्थित मेलानेशिया क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? वनुआतु, सोलोमन द्वीप, सी है फिजी, डी किरीबाती। तो ये किरीबाती जो है ये मेलानेशिया क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। प्रशांत महासागर के मेलानेशिया क्षेत्र में वनुआतु, सोलोमन द्वीप, फिजी और पापुआ न्यू गिनी एक द्वीप है, ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें परिवर्तित होकर अलग प्रकार में बदल जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं? ए आग्नेय चट्टानें, बी मेटामार्फिक चट्टानें, सी अवसादी चट्टानें, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो मेटामार्फिक चट्टानें हैं ये रूपांतरित हो जाती हैं और ताप और दाब के कारण अपना जो रूप है और प्रकार है उसको बदलती हैं, जबकि आग्नेय चट्टानें गर्म मैग्मा के ठंडा होने के कारण बनती हैं। अवसादी चट्टानें विभिन्न प्रकार के निक्षेप से बनती हैं।
ओवेन प्रपात किस देश में स्थित है? ओवेन प्रपात, युगांडा, बी रवांडा, सी कांगो, डी तंजानिया। ये प्रपात जो है युगांडा में स्थित है, युगांडा में जिंजा के निकट स्थित है। और 1954 में ओवेन फॉल्स जो है प्रपात के निर्माण के बाद यह प्रपात जलमग्न हो गया था, पूरी तरह से भर गया था। अब क्वेश्चन है दोस्तों भौतिक विज्ञान से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड। गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? ब्लू जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन, सी ल्यूमिनस जोन और डी है डार्क जोन। तो गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं मरकरी तापमापी, बी प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी, सी ताप वैद्युत उताप मापी, इनमें से कोई नहीं। प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी का यूज करते हैं उच्च तापमान को नापने के लिए। वायु में ध्वनि का वेग तापमान में बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है या तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, और डी है तापमान के घटने से घटता है। तो वायु में जो ध्वनि का वेग है ये तापमान पर डिपेंड नहीं करता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है? ए अणुओं के मध्य आसंजक बल, बी अणुओं के मध्य ससंजक बल, सी अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, डी अणुओं के मध्य विद्युत बल। तो पृष्ठ तनाव का जो कारण है अणुओं के मध्य ससंजक बल। विकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आवर्धित आभासी सीधा प्रतिबिंब, बी ह्रासमान वास्तविक एवं सीधा प्रतिबिंब, सी आवर्धित आभासी और प्रतिलोमित प्रतिबिंब, डी ह्रासमान आभासी और सीधा प्रतिबिंब। तो ये बनता है आवर्धित आभासी और सीधा प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर ए सही है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का उपयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ए सोडियम, बी नियान, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो इसमें नियान गैस का उपयोग किया जाता है, नियान। पानी की टंकी के ऊपर देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? ए प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण, बी परावर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी अपवर्तन। इसका कारण है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी सही है। पानी की टंकी को जब हम ऊपर से भरी हुई टंकी को देखते हैं तो गहराई कम दिखाई देती है, तो कारण यही है अपवर्तन, प्रकाश की किरणों का अपवर्तन हो जाता है। एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कहां पर है? कोडई कनाल, बी ऊटी, सी कवालूर, डी नैनीताल। तो विशालतम परवर्ती दूरबीन जो है एशिया की वो है कवालूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो ओजोन लेयर के कारण नहीं पहुंच पाता है। पराबैंगनी जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, केवल ओजोन लेयर के कारण। डाल्टोनिज्म, प्रोटेनोपिया इस प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता
है। तो रोगी सभी रंगों को नहीं देख पाता है, हरा भी नहीं, लाल भी नहीं और नीला भी नहीं। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। इस रोग में इस तरह की जो वर्णांधता है, इसमें रोगी सभी रंगों को, हरा, लाल और नीला रंगों को नहीं देख पाता है। अब क्वेश्चंस है फ्रेंड्स महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित। एग्जाम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो अलग अलग महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 17 मार्च, सी है 21 जून, डी 25 जनवरी। तो मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। नेक्स्ट, 25 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी सप्ताह जो है 14 सितंबर से 20 सितंबर तक मनाया जाता है, विश्व हिंदी सप्ताह। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? गणित दिवस तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। और एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे दक्षिण भारत के, जिनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर, उनका जन्मदिन होता है 22 दिसंबर को। इसी दिन हम राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाते हैं। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ये दिसंबर वाले सभी हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ज्यादातर दिसंबर वाले हैं इसमें। अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 3 मई, 22 मई, 11 मई। तो अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर के लिया था। यूनेस्को तथा संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने। बिकनी डे किस देश में मनाया जाता है? जापान, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। तो ये मनाया जाता है जापान में। बिकनी डे 1 मार्च को मनाया जाता है जापान में। 1954 को हाइड्रोजन बम परीक्षण में जो पीड़ित लोग थे, उन लोगों के लिए मनाया जाता है बिकनी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 23 नवंबर, 25 दिसंबर, 31 जनवरी। तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय नेशनल कैडेट कोर डे 23 नवंबर को। नेशनल कैडेट कोर डे 23 जनवरी को 23 नवंबर को पहली बार एनसीसी की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 24 मार्च, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो ये मनाते हैं 23 मार्च को, विश्व मौसम दिवस। WMO की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च, बी 19 मार्च, सी 20 मार्च और डी है 22 मार्च। तो ये मनाते हैं गौरैया दिवस 20 मार्च को। गौरैया की घटती संख्या को लेकर यह दिवस मनाया जाने लगा। साल 2010 में पहली बार गौरैया दिवस मनाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार गौरैया जो है उसकी संख्या में 60% तक की कमी आ गई है। इस दिवस का उद्देश्य जो है गौरैया जो चिड़िया है उसका संरक्षण करना, किसी भी तरह से उसका संरक्षण करना है, जिससे कि जैव विविधता या हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस में रहे। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अब जैव विविधता की मैंने बात की तो जैव विविधता आ भी गया। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई और डी है 22 जून। तो इसको मनाते हैं 22 मई को। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जैव विविधताओं की सुधार करना है। फ्रेंड्स,
वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हम आपसे कहेंगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।